हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल में। आप देख रहे हैं डीएलएड पाठशाला यानी कि डीपी पाठशाला। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश यानी यूपी सरकार की आय और व्यय यानी अपने राज्य का बजट कैसे चलता है उसके बारे में। ठीक है, तो बच्चों स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल में। आप देख रहे हैं डीएलएड पाठशाला यानी डीपी पाठशाला। दोस्तों, हम पढ़ाते हैं डीएलएड बीटीसी के सभी विषय बिल्कुल ही मुफ्त में और बिल्कुल ही आसान भाषा में। चाहे आप हिंदी मीडियम के हो या फिर इंग्लिश मीडियम के, उससे फर्क नहीं पड़ता बच्चों, क्योंकि हम आपको पढ़ाते हैं इंग्लिश और हिंदी दोनों ही भाषाओं में, ताकि आपको हर टॉपिक्स अच्छे से समझ में आ सके। अगर आप ढूंढ रहे हो कि डीएलएड के सभी विषयों के सटीक, सरल और पूरी तरीके से नोट्स आधारित वीडियोस, तो आप बिल्कुल सही चैनल पे आगे बच्चों। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करते हैं, बेल आइकन दबाना ना भूलें और हमारे टेलीग्राम चैनल डीएलएड पाठशाला को ज्वाइन करना ना भूलें बच्चों। इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश सरकार की आय के स्रोत तथा व्यय की मंदिर। ठीक है, यानी सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू एंड आइटम्स ऑफ एक्सपेंडिचर। तो बच्चों, आज है हमारी सामाजिक विज्ञान की कौन सी क्लास है? आज हमारी ये 24th क्लास है। ठीक है, कल हमारी लास्ट क्लास रहेगी, आज है 24th क्लास। ठीक है, तो स्वागत है आपका 24वीं क्लास में सामाजिक विज्ञान के। उससे पहले हम लोग रिवीजन कर लेते हैं कि लास्ट क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था बच्चों। तो लास्ट क्लास में हमने कर के बारे में बात की थी। ठीक है, टैक्स यानी सरकार को दिए जाने वाला अनिवार्य भुगतान होता है, सार्वजनिक हित के लिए होता है। ठीक है, विशेषताएं क्या क्या होती है? अनिवार्य भुगतान है, आय को सार्वजनिक हित में उपयोग होता है, कोई प्रत्यक्ष लाभ नहीं है। ठीक है, करों का वर्गीकरण अगर हम देखेंगे तो अप्रत्यक्ष कर आपका डायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, वही व्यक्ति देता है जिस पर वो टैक्स लगता है। उदाहरण आपका आयकर हो गया, ठीक है, इनकम टैक्स हो गया, निगम कर हो गया, भू राजस्व हो गया। तो ये सब आपके डायरेक्ट टैक्स में आ जाते हैं बच्चों, है कि नहीं। फिर हमने गुण पढ़ा, तो मित व्यय निश्चित। दोष क्या है? असुविधाजनक कर की चोरी संभव होती है। अप्रत्यक्ष कर हमने देखा इनडायरेक्ट है, जिसमें भार दूसरों पर टाला जा सकता है। ठीक है, उदाहरण हमने देखो उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, व्यापार कर, सेवा कर, मनोरंजन कर अब जीएसटी में शामिल है। ठीक है, गुण हमने देखा न्यायपूर्ण अमीरों पर ज्यादा होता है, ठीक है, गरीबों पे कम होता है। चोरी कठिन होती है। ठीक है, इसमें दोष क्या है? नागरिक चेतना का अभाव होता है और कभी कभी न्याय संगत नहीं है। ठीक है, राजस्व में रेवेन्यू हमने देखा, जो सरकार के पास जो खजाना है, सरकार द्वारा वसूले गए सभी कर, शुल्क, ब्याज, लाभांश और सेवाओं से प्राप्त पैसा। ठीक है, फिर राजकोषीय नीति हमने देखी, क्या नीति होती है जिससे अर्थव्यवस्था सही रहे। तो सरकार द्वारा राजस्व संग्रह और व्यय का नियम, यानी पैसा आना और पैसा जाना इस तरीके से जिससे अर्थव्यवस्था को सही दिशा दिया जाए। ठीक है, उपकरण कौन से होते हैं? कर स्तर, ढांचे में बदलाव, टैक्स में बदलाव कर दिया जाए, सरकारी व्यय में बदलाव कर दिया जाए। उद्देश्य क्या है? पूंजी निर्माण हो, राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो, आय धन विषमता कम हो और महंगाई नियंत्रण रहे और रोजगार बढ़ाया जाए। ठीक है, केंद्रीय सरकार की आय के स्रोत के बारे में हमने देखा कि कर स्रोत जो है वो उत्पाद शुल्क है, सीमा शुल्क, आयकर, निगम कर, सेवा कर। ठीक है, गैर कर स्रोत क्या है? करेंसी, टकसाल, मुद्रांक, रजिस्ट्री, भू राजस्व केंद्र शासित प्रदेशों से। समझे? प्रशासनिक प्राप्तियां हमने देखी, सरकारी उपक्रमों से आय, ऋण पर ब्याज। ठीक है, फिर हमने बच्चों पढ़ा कि केंद्रीय सरकार के व्यय की मंदे क्या हैं। ठीक है, तो प्रतिरक्षा सेवाएं, ऋण सेवा एवं ब्याज अदायगी, नागरिक प्रशासन और सामाजिक तथा सामुदायिक की जीवन यानी शिक्षा, स्वास्थ्य आदि। ठीक है, महत्वपूर्ण तथ्य हमने देखा कि निर्यात जो है वो व्यापार द्वारा वस्तुओं को दूसरे देश में बेचना आपका निर्यात होता है। और भू राजस्व आपका केंद्र सरकार की आय का स्रोत नहीं है। समझे? तो ये थी हम लोग की कल की क्लासेस बच्चों। आशा करता हूँ आपको क्लासेस समझ में आती होगी। अगर नहीं समझ में आती है तो आप कमेंट से हमें बताया करिए। कोई फीडबैक देना रहा है तो हमें फीडबैक भी दे दिया करिए। हम हमेशा ओपन है अपने लिए बदलाव करने के लिए। ठीक है, तो बच्चों आते हैं आज की क्लास, कंटिन्यू करते हैं 24th एपिसोड क्लास। तो दोस्तों स्वागत है आपका डीएलएड पाठशाला की विशेष क्लास में। मैं हूँ आपका होस्ट जो पढ़ाता हूँ आपको सामाजिक विज्ञान। आपको बताया जाएगा कि आपके अपने राज्य यानी उत्तर प्रदेश सरकार आखिर कैसे चलती है। ठीक है, तो बच्चों क्या आपने कभी सोचा है कि आपके गांव, आपके शहर की सड़कें कैसे बनती है? स्कूल, अस्पताल कहाँ से आते हैं? या राज्य की पुलिस और प्रशासन का खर्च कैसे चलता है? क्या उत्तर प्रदेश सरकार के पास कोई जादुई तिजोरी है जहां से पैसा निकलता है? नहीं ना, बिल्कुल नहीं। ये कोई जादू नहीं है बच्चों, ये है हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार की आर्थिक व्यवस्था। जिस तरीके से हमने अभी
सेंट्रल वाला पढ़ा था, उसी तरीके से अब स्टेट की भी आर्थिक व्यवस्था है। आज हम जानेंगे कि आपके अपने राज्य को चलाने के लिए पैसा कहाँ से आता है बच्चों, और कहाँ खर्चा होता है। ये सिर्फ किताबी बातें नहीं है, ये है हमारे राज्य की विकास का मास्टर प्लान। तो अपने कॉपी किताब निकाल लीजिए बच्चों, पेन वगैरह, क्योंकि ये क्लास अर्थशास्त्र की एक सुपर डुपर एंटरटेनिंग स्टेट बजट वाली क्लास होने वाली है। ठीक है, तो यूपी के फाइनेंस के बारे में हम पढ़ेंगे आज। यूपी सरकार की आय के प्रमुख स्रोत यानी राज्य का खजाना कहाँ से भरता है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश सरकार की आय के स्रोत तथा व्यय की मंदिर, ठीक है, यानी सोर्स ऑफ रेवेन्यू एंड आइटम्स ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ यूपी गवर्नमेंट। तो बच्चों, जैसे कि हमारी केंद्रीय सरकार को देश चलाने के लिए पैसा चाहिए, वैसे ही हमारे उत्तर प्रदेश सरकार को भी राज्य चलाने के लिए पैसा चाहिए होता है। यहाँ पैसा कहाँ से आता है और कहाँ खर्च होता है, चलो देखते हैं। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश सरकार की आय का प्रमुख स्रोत हम पढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार को यहाँ से पैसा मिलता है, कहाँ कहाँ से, आइए देखते। पहला आता भू राजस्व या मालगुजारी यानी लैंड रेवेन्यू। तो यह उत्तर प्रदेश सरकार की आय का एक बहुत जरूरी साधन है। यहाँ जमीन पर लगने वाला टैक्स है। ठीक है, जो जमीन पर जो टैक्स लगता है, कर लगता है, उससे ये ज्यादा सबसे बहुत जरूरी साधन है आपका स्टेट गवर्नमेंट का। ठीक है, फिर आता है कृषि आयकर। ठीक है, कृषि एग्रीकल्चर वाला, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स, खेती से होने वाली कमाई पर लगने वाला टैक्स। हालांकि भारत में अब कृषि आय पर केंद्र सरकार आयकर नहीं लगाती है, लेकिन राज्य सरकार के पास यह अधिकार है कि वह ज्यादातर राज्य कृषि आय पर टैक्स नहीं लगाते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ आपका राज्य उत्पाद शुल्क, ठीक है, यानी स्टेट एक्साइज ड्यूटी, यानी यह कुछ खास चीजों के उत्पादन यानी प्रोडक्शन और बिक्री यानी सेल पर लगता है, जैसे कि शराब हो गया, अफीम हो गया और दूसरे नशीले पदार्थ हो गए। ठीक है, तो इस पे एक्साइज ड्यूटी लगता है, उत्पाद शुल्क लगता है बच्चों। ठीक है, फिर आता है वस्तु एवं सेवा कर यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जीएसटी जिसको कहते हैं। ये बहुत जरूरी टैक्स है। 1 जुलाई 2017 को पुराने व्यापार कर यानी सेल्स टैक्स को हटाकर पूरे देश में एक साथ वस्तु और सेवा कर यानी जीएसटी शुरू कर दिया गया। ठीक है, तो याद रखिएगा डेट 1 जुलाई 2017। ठीक है, यह चीजों और सेवाओं को खरीदी बिक्री पर लगता है। ठीक है, तो जब आप कोई सामान खरीदते हैं, कुछ बेचते हैं, तो उस पर क्या लगता है, जीएसटी वाला कर लगता है। ठीक है बच्चों, समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। राजकीय व्यवसाय से शुद्ध आय यानी नेट इनकम फ्रॉम सेल्स एंटरप्राइजेस। देखो, उत्तर प्रदेश सरकार के जो अपने व्यवसाय यानी बिजनेस हैं, उसमें जो फायदा यानी प्रॉफिट होता है, वो अभी उनका आय होता है। ठीक है, इसी तरीके से सिंचाई का कार्य यानी इरिगेशन का, तो सिंचाई के पानी के लिए जो पैसे लिए जाते हैं, वो भी उनकी कमाई हो गई। सड़क तथा जल परिवहन, बसों और नावों के से सफर करने पर उसमें जुड़ी सेवाओं से मिलने वाला जो पैसा होता है, वो क्या है, वो भी सरकार का पैसा, आपका स्टेट गवर्नमेंट का। सार्वजनिक निर्माण कार्य यानी पब्लिक वर्क, तो सरकारी इमारतों या सड़कों आदि के निर्माण से जुड़ी आय, जैसे कोई टेंडर वगैरह हो गया, टेंडर फीस वगैरह, तो इसका भी पैसा है। ठीक है, वनों से आय यानी इनकम फ्रॉम फॉरेस्ट, तो वनों से मिलने वाली उपज से लकड़ी को बेचने से जो पैसा आता है, वो भी सरकार का। ठीक है, अन्य आय, अदर इनकम में क्या क्या आता है, इसमें विद्युत शुल्क यानी इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, मनोरंजन कर यानी एंटरटेनमेंट टैक्स, अब जो जीएसटी में शामिल हो गया, और बस यात्रियों पर लगने वाला टैक्स जैसी चीजें शामिल है। तो ये सारे आपके अन्य में आती है बच्चों। समझ में आया इतना? देखो, नहीं समझ में आया ना, नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, हम फिर से बताते हैं आपको। देखो, सबसे पहले बात करते हैं हमारे उत्तर प्रदेश सरकार का पैसा कहाँ से मिलता है। ये हमारे राज्य के खजाने के भरने के लिए प्रमुख स्रोत है। ठीक है, कौन कौन से हैं, भू राजस्व और मालगुजारी यानी लैंड रेवेन्यू। तो उत्तर प्रदेश सरकार की आय का एक बहुत जरूरी साधन है कि ये जमीन, ये आपकी जमीन पर लगने वाला टैक्स है। ठीक है, उसके अलावा जो कृषि आयकर है यानी एग्रीकल्चर इनकम टैक्स, तो खेती से होने वाले कमाई पर लगने वाला टैक्स। हालांकि केंद्र सरकार जो है अब कृषि आय पर टैक्स नहीं लगाती, लेकिन राज्य के पास ये अधिकार है लगाने का, बट ज्यादातर राज्य इसे नहीं लगाते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमने राज्य उत्पाद शुल्क के बारे में पढ़ा यानी स्टेट एक्साइज ड्यूटी के बारे में। ठीक है, स्टेट एक्साइज ड्यूटी क्या है, तो ये कुछ खास चीजों के उत्पादन और बिक्री पर लगता है, जैसे कि शराब हो गया या दूसरे नशीले पदार्थ हो गए। ये सरकार की एक बहुत बड़ी आय है। ठीक है, शराब वगैरह से टैक्स, इसी के लिए तो शराब को बंद नहीं करते हैं, है कि नहीं। फिर हम आगे चलते हैं, वस्तु एवं सेवा कर यानी फूड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जो जीएसटी होता है। तो ये एक बहुत जरूरी टैक्स है। 1 जुलाई 2017 को पुराने सेल्स टैक्स को हटाकर पूरे देश में एक साथ जीएसटी शुरू कर दिया गया बच्चों। ये चीजों को और सेवाओं को खरीद बिक्री पर लगता है।
आप जो भी कुछ खरीदते हैं उसमें जीएसटी का हिस्सा यूपी सरकार को भी मिलता है, ठीक है। इसके अलावा आपका राजकीय व्यवसाय से शुद्ध आय यानी नेट इनकम फ्रॉम स्टेट एंटरप्राइजेस, तो उत्तर प्रदेश सरकार के जो अपने व्यवसाय हैं जैसे रोडवेज हो गया, ठीक है, बिजली बोर्ड के हिस्से हो गए, इनसे जो फायदा होता है वो भी सरकार की आय में जाता है। इसके अलावा आपका सिंचाई के कार्य यानी इरिगेशन वर्क, तो खेती के सिंचाई के पानी के लिए जो पैसे लिए जाते हैं उसके लिए। सड़क तथा जल परिवहन, बस तथा नाव से सफर करने पर उनसे जुड़ी सेवाओं जैसे टोल टैक्स हो गया, ये सब से मिलने वाला जो पैसा होता है इसका भी इस्तेमाल होता है, ठीक है, टोल टैक्स का। सार्वजनिक निर्माण वर्क यानी पब्लिक वर्क, तो सरकारी इमारतें या सरकार सड़कों आदि के निर्माण से जुड़ी आय, जैसे कि टेंडर फीस, ठीक है, टेंडर दिया जाता है ना कि आपको बनाना है, किसको बनाना है, बड़ी जो कंपनी ठेकेदार लोग रहते हैं वो टेंडर ले लेते हैं, ठीक है, और अच्छा खासा पैसा भी दे देते हैं, टेंडर भी मिल जाता है उनको, फिर काम झोला वर्गा करते हैं, ठीक है, जैसे कोई टेंडर फीस वगैरह हो, ठीक है। तो वनों से आय यानी इनकम फ्रॉम फॉरेस्ट, तो वनों से मिलने वाले उपज, ठीक है, जो जैसे कि लकड़ी हो गया, तेंदुपत्ता हो गया, ये सब चीजें, ठीक है, और बेचने से जो पैसा आता है वो इनका इनकम हो गया। अन्य आय क्या है, इसमें विद्युत शुल्क, बिजली का बिल, मनोरंजन कर जो जीएसटी में शामिल हो गया, और बस यात्रियों पर लगने वाला टैक्स जैसी चीजें शामिल है। तो बच्चों देखा ना आपने यूपी सरकार की गुल्लक कितने सारे तरीके से बढ़ता है, समझ रहे हो कि नहीं, समझे ना, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं कि अब खर्ची, अब भर तो गया तो खर्च कहाँ कहाँ होता है। तो यूपी सरकार उत्तर प्रदेश के व्यय के प्रमुख मंदे यानी मेन आइटम्स ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ यूपी गवर्नमेंट बच्चों, ठीक है। तो दोस्तों पढ़ते हैं अब हम लोग उत्तर प्रदेश सरकार के व्यय के प्रमुख मंदे यानी मेन आइटम्स ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ यूपी गवर्नमेंट, यानी कि आपका राज्य का पैसा कहाँ खर्चा होता है, ठीक है। तो अब सवाल ये है बच्चों कि सारे पैसे कहाँ खर्चा होते हैं। हमारे उत्तर प्रदेश सरकार अपने पैसे के दो मुख्य तरीके से खर्चा करती है, ठीक है। एक होता है आपका विकास व्यय और दूसरा आता है गैर विकास व्यय, ठीक है। तो विकास पे एक होता है, एक गैर विकास होता है। तो विकास वगैरह क्या है, विकास व्यय क्या है, यानी डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो यह वह पैसा है जो राज्य के सामाजिक यानी सोशल और आर्थिक विकास यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए खर्चा किया जाता है। जैसे उदाहरण क्या क्या होगा, कृषि हो गया, एग्रीकल्चर, जैसे खेती को बेहतर बनाने के लिए, ठीक है। पशुपालन यानी एनिमल हस्बेंड्री, जैसे जानवरों के लिए, ठीक। समुदाय की विकास यानी कम्युनिटी डेवलपमेंट, जैसे गांव हो गया, शहर में लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए, ठीक है। सिंचाई यानी इरिगेशन, तो खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए। उद्योग इंडस्ट्री जो होती है, नई कारखाने लगाने और उन्हें चलाने के लिए, ठीक है। शिक्षा यानी एजुकेशन, तो स्कूल कॉलेज और बच्चों की पढ़ाई के लिए। चिकित्सा और जन व्यवस्था यानी मेडिकल एंड पब्लिक हेल्थ, अस्पताल, डॉक्टर और सभी लोगों की व्यवस्था के लिए। इसके अलावा सार्वजनिक निर्माण कार्य, पब्लिक वर्क, सड़कें, पुल और सरकारी इमारतें बनाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ आपका खर्चा होता है, ये आपके विकास व्यय है, ठीक है। तो बच्चों देखो ये वो पैसा है जो राज्य के सामाजिक यानी सोशल और आर्थिक विकास यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए खर्चे किया जाता है। ये सीधे सीधे आपके और राज्य के विकास पर खर्चा होता है, ठीक है। आपके और राज्य के विकास के लिए खर्चा होता है। उदाहरण जैसे आपका कृषि हो गया, तो खेती को बेहतर बनाने के लिए, ठीक है। पशुपालन जैसे जानवरों के लिए सुविधाएं, ठीक है। समुदाय का विकास यानी गांव और शहरों में लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए। सिंचाई जैसे खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए नहरें लगती है, ठीक है, नलकूप लगता है बनाना। उद्योग में हो गया, नए कारखाने लगाने के लिए और उन्हें चलाने के लिए निवेश जो लगता है, ठीक है। शिक्षा, स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटी और बच्चों की पढ़ाई पर खर्चा होता है। इसके अलावा चिकित्सा और जन स्वास्थ्य यानी अस्पताल, डॉक्टर, दवाइयां और सभी लोगों के जो स्वास्थ्य के लिए खर्चा होता है। इसके अलावा आपका सार्वजनिक निर्माण का जो सड़कें होती हैं, पुल होता है, सरकारी इमारतें बनाने के लिए, ये सभी आपका क्या होगा, ये सभी आपका विकास व्यय हो गया यानी डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर हो गया। बच्चों समझ में आया, समझ में आया कि नहीं, समझ में आया है तो आप हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट dp.पाठशाला को फॉलो करें, ठीक है, dp.पाठशाला। यहाँ पे आप हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं, हम आपको रिस्पॉन्स तुरंत दे देंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको नोट चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल DLED_पाठशाला, इसको ज्वाइन कर ले, यहाँ पे आपको सभी चीज मिल जाएगा, ठीक है। चलो बच्चों पढ़ते हैं अब विकास, दूसरा वाला जो है आपका गैर विकास व्यय यानी विकासेतर नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो गैर विकास व्यय क्या होता है, तो बच्चों ये वह विकास है
ये वह पैसा है आपका जो राज्य के सामान्य कामकाज यानी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और सुरक्षा यानी सिक्योरिटी पर खर्च होता है, जिससे सीधा विकास नहीं दिखता। ठीक है, तो इससे सीधा नहीं दिखता, लेकिन इस सामान्य कामकाज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन पे और सुरक्षा पे खर्च होता है। उदाहरण, राज्यपाल हो गए, गवर्नर, मंत्री, अधिकारी, आयुक्त, कमिश्नर्स, मतलब ठीक है, जिला पदाधिकारी यानी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर और दूसरे कर्मचारियों के वेतन यानी सैलरीज में। ठीक है, तो इन सभी के सैलरीज में चला जाता है। पुलिस, न्याय, जस्टिस और जेल पर खर्चा होता है। कर वसूली, टैक्स कलेक्शन में टैक्स इकट्ठा करने वाले विभाग पर खर्चा। ऋण सेवाओं पर ब्याज यानी इंटरेस्ट ऑन डेब्ट सर्विसिंग, तो सरकार ने जो उधार लिया हो उस पर भी ब्याज उसको देना पड़ेगा। ठीक है, तो उसका भी ब्याज ऋण का। इसके अलावा बच्चों, हाँ बस इतना था। तो ये था आपका क्या, गैर विकास व्यय बच्चों। देखो, यह वह पैसा है जो आपका राज्य के सामान्य कामकाज यानी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और सुरक्षा यानी सिक्योरिटी पे खर्चा होता है। इससे सीधा विकास नहीं दिखता, लेकिन ये राज्य को चलाने के लिए आपका बहुत जरूरी होता है। ठीक है, उदाहरण क्या हो गया, वेतन वगैरह, तो राज्यपाल हो गया, मंत्री हो गया, अधिकारी हो गए और दूसरे सरकारी कर्मचारियों को वेतन यानी सैलरी देने के लिए यूज होता है। कानून व्यवस्था यानी पुलिस, न्याय और जेल पर खर्चा, ताकि राज्य की शांति बनी रहे। ठीक है, कर वसूली, आपका टैक्स इकट्ठा करने वाले विभाग पर खर्चा। ऋण सेवाओं पर ब्याज यानी सरकार ने जो उधार लिया है पर ब्याज चुकाना, ये भी तो एक बहुत बड़ा कर्जा है उसके ऊपर। यानी पैसा विकास पर भी लगता है और राज्य पर भी को चलाने पर भी लगता है। ठीक है, तो विकासात्मक भी हो गया और एक नॉन डेवलपमेंट वाली गैर विकास भी हो गया। तो दो तरीके के आपके व्यय हो गए हैं, यानी एक्सपेंडिचर हो गया। बच्चों समझ में आया? इतना समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए बच्चों। आगे बढ़ते हैं, क्या राज्य को आय के स्रोत यानी पर्याप्त हैं? आर द स्टेट सोर्सेस ऑफ इनकम सफिशिएंट? देखो बच्चों, तो दोस्तों केंद्र पर निर्भरता और सुधार के सुझाव। ठीक है, इसका मतलब क्या है, हम पूछ रहे हैं कि ये जो आय का स्रोत है इस राज्य के पास, क्या ये पर्याप्त है हर चीज के लिए? तो यही एक बड़ा सवाल है कि क्या उत्तर प्रदेश सरकार की आय का साधन राज्य की बढ़ती हुई जरूरतों को पूरा करने के लिए पूरे हैं? तो आइए देखते हैं। अभी उत्तर प्रदेश सरकार की आय के साधन राज्य की बढ़ती हुई जरूरतों को पूरा करने के लिए पूरे नहीं है। इसीलिए राज्य सरकार को बहुत से कामों के लिए केंद्रीय सरकार पर निर्भर यानी डिपेंडेंट रहना पड़ता है। ठीक है, तो बहुत सारे ये काम के लिए डिपेंडेंट रहना पड़ता है राज्य केंद्र सरकार पे। ठीक है, डबल इंजन सरकार, आप जान रहे हैं ना। राज्य सरकार की वित्तीय व्यवस्था यानी फाइनेंशियल सिस्टम के दोषों को दूर करने और आय बढ़ाने के लिए कुछ सुझाव यानी सजेशन दिए जा सकते हैं। क्या क्या क्या? जैसे प्रशासनिक एवं अन्य अनावश्यक व्ययों में कटौती यानी कटिंग डाउन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अदर अननेसेसरी एक्सपेंसेस, तो फालतू के खर्चों को कम करना चाहिए। उसके अलावा कर की चोरी रोकने के लिए कारगर कदम उठाना चाहिए। जो टैक्स है, लोग टैक्स ना चुराएं, इसके लिए सख्त नियम बनाने चाहिए। केंद्रीय सरकार से अधिक वित्तीय सुविधाएं प्राप्त करनी चाहिए। ठीक है, ऑब्टेन मोर फाइनेंशियल असिस्टेंस फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, तो केंद्रीय सरकार से वह ज्यादा से ज्यादा पैसा या मदद मांगनी चाहिए। ठीक है, ये है आपका कि क्या क्या हम फीडबैक दे सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं। तो बच्चों, दोस्तों, अभी हमारी उत्तर प्रदेश की जो आय का साधन है वो राज्य की बढ़ती हुई जरूरतों को पूरा करने के लिए पूरे नहीं है। इसी के लिए क्या होता है कि राज्य सरकार को बहुत से कामों के लिए केंद्र सरकार पर निर्भर होना पड़ता है, यानी डिपेंडेंट होना पड़ता है। इस समस्या को दूर करने के लिए आय बढ़ाने के लिए कुछ खास सुझाव दिए जा सकते हैं, जैसे कि आपका फालतू के खर्चों को कम करना यानी कटिंग डाउन ऑफ अननेसेसरी एक्सपेंसेस, यानी दोस्तों प्रशासनिक और दूसरे अनावश्यक जो व्यय है यानी एक्सपेंडिचर, उसको कटौती करनी चाहिए। टैक्स की चोरी को रोकना चाहिए, इसके लिए सख्त नियम बनाने चाहिए और केंद्रीय सरकार से ज्यादा मदद लेनी चाहिए, यानी केंद्र सरकार से और ज्यादा पैसा या मदद मांगनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारे आपके सुझाव थे बच्चों। आगे बढ़ते हैं, अब हम पढ़ेंगे पंचवर्षीय योजना, यानी देश के विकास का एक ब्लूप्रिंट जो होता है आपका पंचवर्षीय योजना। ठीक है दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारे देश के विकास के लिए पहले बड़े बड़े प्लान यानी योजनाएं बनाए जाते थे। इन्हीं 5 वर्षीय योजना यानी 5 ईयर प्लान कहते थे, क्योंकि ये 5 साल के लिए होती थी। ठीक है, भारत में पहली 5 वर्षीय योजना जो थी 8 दिसंबर 1951 को शुरू हुई थी। ठीक है, 1951 में। इन योजनाओं का मुख्य लक्ष्य जो था वो तेज और ज्यादा समावेशी विकास यानी फास्टर और तेजी से और मोर ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ करना। ठीक है, विकास करना, समावेश विकास करना,
इसका मतलब है देश का विकास तेजी से हो और उस विकास का फायदा सभी लोगों को मिले, कोई पीछे ना छूटे। ठीक है, तो ये था आपका पंचवर्षीय योजना बच्चों। देखो भारत की पहली जो पंचवर्षीय योजना थी वो बच्चों आपका 8 दिसंबर 1951 को शुरू हुई थी। इन योजनाओं का मुख्य लक्ष्य जो था वो इन योजनाओं का जो मुख्य लक्ष्य था तेज और ज्यादा समावेश विकास यानी फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ करना था। इसका मतलब होता है कि मतलब कि देश में इसका विकास तेजी से हो और उस विकास का फायदा सभी लोग को मिले, कोई पीछे ना छूट पाए। ठीक है, समझ में आया। अब हम बात करेंगे एक एक करके योजनाओं के बारे में। ठीक है, तो 11वीं और 12वीं पंचवर्षीय योजना शिक्षा का खास फोकस था। ठीक है, 11वीं पंचवर्षीय योजना वर्ष 2007 से लेकर के 2012 तक था। ठीक है, 5 साल का था ना, इसलिए 11th 5 ईयर प्लान। ठीक है, देखो अब हम 11वीं और 12वीं पंचवर्षीय योजना के खास उद्देश्यों को देखते हैं, खासकर शिक्षा के क्षेत्र में। ठीक है, तो 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 तक थी। 11वीं योजना के कुछ प्रमुख उद्देश्य थे। तेज आर्थिक समृद्धि जो रोजगार को बढ़ाती है तथा गरीबी को कम करती है, यानी फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ दैट इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट एंड रिड्यूस पॉवर्टी। ठीक है, दूसरा क्या है आपका, समाज के निचले वर्ग तथा व्यवस्था एवं शिक्षा जैसे मूलभूत सेवाओं को उपलब्ध कराने, यानी प्रोवाइडिंग बेसिक सर्विस लाइक हेल्थ एंड एजुकेशन टू द लोअर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। ठीक है, अभी पढ़ेंगे। इसके अलावा आपका लैंगिक असमानता यानी दूर करना, यानी एलिमिनेटिंग जेंडर इनइक्वालिटी, यानी लड़का लड़की के बीच भेदभाव को खत्म करना। समझे, तो ये था आपका कुछ प्रमुख उद्देश्य बच्चों। शिक्षा में कौन सा उद्देश्य था, शिक्षा से क्या दृष्टिकोण था इसका पंचवर्षीय योजना का, तो शिक्षा के क्षेत्र में इस योजना के कुछ खास लक्ष्य थे। कौन कौन से, प्राथमिक विद्यालय यानी प्राइमरी स्कूल में स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की दर जो 2003 से 2004 में 52.27% थी, उसको 2011-2012 तक 20% तक कम कर दिया गया। ठीक है, तो जो बच्चे स्कूल छोड़ देते थे प्राइमरी स्कूल में, है ना, एडमिशन लेकर के स्कूल छोड़ देते थे, तो वो दर 2003 में वो क्या परसेंटेज था, 52.27% था। लेकिन 2011 में उसके वजह से 2011-2012 में उसके वजह से आपका 20% तक कम हो गया। ठीक है, 7 वर्ष या उससे अधिक उम्र के लोगों के लिए साक्षरता दर यानी लिटरेसी रेट बढ़ाकर 85% करना। ठीक है, तो दोस्तों 7 वर्ष या उससे अधिक उम्र के अगर लोगों के लिए साक्षरता का जो दर है, लिटरेसी रेट है, उसको बढ़ाकर 85% करना। इसके अलावा साक्षरता के लड़के लड़कियों के बीच के अंतर को 10% अंक तक कम करना। ठीक है, इसके अलावा 11वीं योजना के आखिरी तक उच्च शिक्षा यानी हायर एजुकेशन पाने वाले बच्चों के प्रतिशत को वर्तमान यानी 10% से बढ़ाकर 15% कर। अब देखो इसको अच्छे से पढ़ाते हैं आपको। ठीक है, देखो जो 11वीं योजना थी बच्चों, इसमें क्या था कि उद्देश्य इसका ये था कि तेज आर्थिक समृद्धि जो रोजगार को बढ़ाती है और गरीबी को कम करती है। ठीक है, इसके ये था उद्देश्य। दूसरा उद्देश्य ये था कि समाज के निचले वर्गों तथा व्यवस्था एवं शिक्षा जैसे मूलभूत सेवाओं को पहुंचाना दूसरों को, समाज के निचले लोगों को। इसके अलावा लैंगिक असमानता दूर करना, यानी लड़का लड़कियों के बीच जो भेदभाव खत्म करना। ठीक है, शिक्षा के दृष्टिकोण से इसमें मेन बदलाव जो ये हुए हैं कि प्राथमिक विद्यालय में स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की दर जो 2003-2004 में आपका 52.27% थी, उसको 2011-2012 तक 20% तक कम करना, और 7 वर्ष या उससे अधिक उम्र के लोगों के लिए साक्षरता दर बढ़ा करके 85% करना, और साक्षरता में लड़के लड़कियां के बीच के अंतर को 10% अंकों तक कम करना, और 11वीं योजना के आखिर तक उच्च शिक्षा पाने वाले बच्चों को प्रतिशत का 10% से बढ़ाकर 15% करना। समझे। देखिए दोस्तों, इसको हम और अच्छे से आपको समझाते हैं। ठीक है, इसमें क्या हुआ था, इसमें पहले तो बात किया गया था कि बच्चों को स्कूल छोड़ने से कम करने का। ठीक है, पहले जैसे मान लो अगर 100 बच्चे में से 52 बच्चे, पहले मान लो 100 में से 52 बच्चे आपके स्कूल के बीच से छोड़ देते थे। ठीक है, बीच स्कूल छोड़ देते थे, कुछ दिन पढ़ते थे उसके बाद छोड़ देते थे। फिर उसने सरकार ने इसमें ये कोशिश की कि सरकार चाहती थी कि ये जो दर है ये 20 बच्चे ही स्कूल केवल छोड़े, 52 से 20 आ जाए ये दर। ठीक है, तो इसको कम करने के लिए इन्होंने ये कदम उठाया था, 52 से
सीधे 20 पे, ठीक है। इसके अलावा जो ज्यादा ज्यादा लोग पढ़ाना लिखना सीखें, यानी कि सरकार चाहती थी कि 7 साल की उम्र के 100 लोगों में से आपका 85% लोग पढ़ना लिखना जाने, ठीक है। यही इसका कहने का मतलब है। कौन सा वाला? ये है, देखो 7 वर्ष या उससे अधिक उम्र के लोगों के लिए साक्षरता दर जो है वो बढ़ करके 85 हो जाए। जो पहले आपकी जितनी भी थी, तो 7 साल की अगर बच्चा है तो उसका तो अगर 100 बच्चे हैं तो 85 बच्चे आपके साक्षरता दर हो जाए, मतलब वो लिटरेसी रेट में आ जाए, ठीक है, पढ़े लिखे हो जाए, मतलब देश से ज्यादा साक्षर लोग हो, ठीक है। इसके अलावा लड़के लड़कियों में पढ़ाई में फर्क कम करना, यानी पहले लड़के ज्यादा पढ़ते थे और लड़कियां कम पढ़ती थी, तो सरकार चाहती थी बच्चों कि लड़के और लड़कियां की पढ़ाई में ज्यादा फर्क ना हो, बस 10% तक का ही अंतर हो, ठीक है। मतलब कि लड़कियां भी लड़कों की तरह पढ़ें, ठीक है। इसके अलावा आपका कॉलेज तक पढ़ने वाले बच्चे, जैसे कॉलेज में पहले क्या थे, 100 में से केवल 10 बच्चे आपके कॉलेज में पढ़ते थे, इसको 10 से 15 करने के लिए इन्होंने ये कदम उठाया था। तो 11वीं योजना की आखिरी तक उच्च शिक्षा यानी हायर एजुकेशन पाने वाले बच्चों के प्रतिशत का वर्तमान 10% से लेकर के बढ़ा करके 15% करना है, ठीक है। ये था आपका 11वीं पंचवर्षीय योजना की उद्देश्य जो थे, विचार थे, ठीक है, उद्देश्य वगैरह, दृष्टिकोण शिक्षा के, ठीक है। समझ में आया बच्चों? आगे बढ़ते हैं, अब हम 12वीं पंचवर्षीय योजना देखते हैं, ठीक है। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना वर्ष 2012 से लेकर के 2017 तक 12 5 ईयर प्लान है, ठीक है। तो दोस्तों 12वीं पंचवर्षीय योजना को तेज धारणीय और अधिक समावेशी विकास यानी फास्टर सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ के केंद्रीय विचार यानी सेंट्रल थीम पर तैयार किया गया था। धारणीय का मतलब है कि ऐसे विकास जो आने वाली पीढ़ियों यानी जनरेशन के लिए भी अच्छा हो, ठीक है, समझे। देखो बच्चों, इसे जो है 12वीं पंचवर्षीय जो योजना जो था वो सबसे तेज धारणीय और अधिक समावेशी विकास यानी फास्टर सस्टेनेबल और मोर इंक्लूसिव ग्रोथ के विचार पर तैयार किया गया था। धारणीय का मतलब होता है बच्चों कि एक ऐसा विकास जो अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए भी अच्छा हो। तो इसके उद्देश्य क्या होते थे, प्रमुख उद्देश्य इस योजना के कुछ मुख्य उद्देश्य थे। पहला आपका कृषि क्षेत्र, तो एग्रीकल्चर सेक्टर में विकास दर जो है, ग्रोथ रेट है का लक्ष्य आपका 4% रखा था, ठीक है, 4% रखा गया था। योजना के आखिरी तक शिक्षा में सार्वभौमिकरण यानी यूनिवर्सलाइजेशन के साथ उसकी गुणवत्ता यानी क्वालिटी के विकास पर जोर देना, यानी सबको अच्छी शिक्षा मिले, ठीक है। तीसरा उद्देश्य क्या था? शिक्षा में सामाजिक, लैंगिक और क्षेत्रीय अंतरों को कम करना, ये इसका तीसरा उद्देश्य था बच्चों। इसके अलावा चौथा था ऊर्जा और परिवहन यानी ट्रांसपोर्ट क्षेत्रों में खासकर कोयला, विद्युत, राष्ट्रीय राजमार्ग, रेलवे और नगर विमानन यानी सिविल एविएशन में आपूर्ति से जुड़ी बाधाओं यानी सप्लाई साइड कॉन्स्टेंट को दूर करना, समझे। तो ये सारे इसके योजना के उद्देश्य थे। देखो बच्चों, आपका जो कृषि जो आपका 12वीं पंचवर्षीय योजना थी जो 2012 से लेकर के 2017 तक थी, उसमें क्या था, कृषि क्षेत्र में विकास दर को लक्ष्य 4% रखा गया था, ठीक है। इसके अलावा क्षेत्र में शिक्षा के स्वावलंबीकरण के साथ उसकी गुणवत्ता का भी विकास पर जोर देना, यानी सबको अच्छी शिक्षा मिले, ठीक है। इसके अलावा शिक्षा में सामाजिक, लैंगिक और क्षेत्रीय अंतर को कम करना और ऊर्जा और परिवहन क्षेत्रों में बच्चों खास करके जो कोयला है, बिजली है, राष्ट्रीय राजमार्ग है, रेलवे है और नागरिक विमानयान है, जिसमें सप्लाई से जुड़ी बाधाओं को दूर करना, ठीक है। अब आते हैं हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में दृष्टिकोण देखते हैं कि शिक्षा के लाइन में क्या उद्देश्य था। दृष्टिकोण देखते हैं कि शिक्षा के लाइन में क्या उद्देश्य था इस 12वीं पंचवर्षीय योजना का। तो शिक्षा के क्षेत्र में इस योजना की इन बातों पर जोर दिया। कौन कौन सी? प्रारंभिक शिक्षा, वही आपकी प्राइमरी एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21A सेकेंड सेमेस्टर में आपने पढ़ा था ना, 21A और बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, ठीक है। 2009 राइट्स ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 पूरे देश में 1 अप्रैल 2010 से लागू यानी इफेक्टिव हुआ। इसका मतलब है कि 6 से 14 वर्ष तक के साल के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा मिलेगी, ठीक है। सेकंड सेमेस्टर में आपने पढ़ा था कि नहीं ये सब। इसके आगे आता है मध्य भोजन कार्यक्रम यानी मिड डे मील, जो स्कीम चलता है आपके प्राइमरी स्कूल में प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने वाले बच्चों के लिए पोषण यानी न्यूट्रिशन को खाने का समर्थन
देने के लिए 15 अगस्त 1995 को राष्ट्रीय कार्यक्रम यानी नेशनल प्रोग्राम ऑफ न्यूट्रिशनल सपोर्ट प्राइमरी एजुकेशन शुरू किया गया। ठीक है, मिड डे मील स्कीम 2008 से लेकर के 2009 के दौरान इस योजना का दायरा बढ़ाकर उच्च प्राथमिक कक्षाओं यानी अपर प्राइमरी क्लासेस के बच्चों को भी इसमें शामिल कर लिया गया। पहले ये एलिमेंट्री प्राथमिक लोगों के लिए था, फिर उसके बाद उच्च प्राथमिक के लिए भी इसको ले आया गया। इसका नाम बदलकर स्कूलों में मध्याह्न भोजन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम यानी नेशनल प्रोग्राम ऑफ मिड डे मील इन स्कूल कर दिया गया। समझे बच्चों, समझ में आया कि नहीं? शिक्षा में इसमें क्या बदलाव हुए थे? तो 12वां जो था वो भी बहुत ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट था। उसमें कई सारी चीजें हुई जो अभी भी फॉलो होती है आपकी। जैसे प्रारंभिक शिक्षा जो थी वो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21A और बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 पूरे देश में 1 अप्रैल 2010 से लागू हो गया था। इसका मतलब है कि 6 से 14 साल के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा मिलनी पड़ेगी। ठीक है, इसके साथ साथ जो मिड डे मील स्कीम थी कि प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने वाले बच्चों के लिए पोषण और खाने का समर्थन देने के लिए 15 अगस्त 1995 को यह कार्यक्रम शुरू हुआ था। 2008 से 2009 में इसका दायरा बढ़कर उच्च प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को भी इसमें शामिल किया गया था। ठीक है, समझ में आया बच्चों? समझ में आया कि नहीं? समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दें। ये था हमारा लास्ट टॉपिक। कल हम लोग पढ़ेंगे, कल हम किस चीज के बारे में पढ़ेंगे? कल हम पढ़ेंगे बैंक्स के बारे में, भारतीय आधुनिक बैंकिंग व्यवस्था के बारे में। ठीक है, बैंकिंग वाली कल क्लास रहेगी, लास्ट क्लास हम लोग की रहेगी कल सामाजिक विज्ञान की। कल हमारा सिलेबस कंप्लीट पूरा हो जाएगा। इस नोट से आप लोग पढ़ लेंगे तो 50 में 50 आपको आ जाएगा आराम से। ठीक है, आइए हम लोग रिवीजन कर लेते हैं परीक्षा के लिए संक्षिप्त नोट्स यानी ब्रीफ नोट्स फॉर एग्जाम। तो उत्तर प्रदेश सरकार की आय के स्रोत हमने पढ़े। प्रमुख स्रोत आपका क्या? भू राजस्व है, कृषि आयकर है, राज्य उत्पाद शुल्क है, जीएसटी है, जुलाई 2017 से लागू हुआ। ठीक है, राजकीय व्यवसाय से आय, सिंचाई, परिवहन, वन, विद्युत शुल्क। इसके अलावा बच्चों उत्तर प्रदेश सरकार के व्यय के मानदंड क्या है, मतलब एक्सपेंडिचर कहाँ होता है? तो विकास में है, सामाजिक व आर्थिक विकास हेतु कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, सिंचाई। इसके साथ विकास से उत्तर व्यय यानी सामान्य प्रशासन हेतु, जिसमें वेतन हो गया, पुलिस हो गया, न्याय वगैरह में, जेल में, ऋण पर ब्याज जो होता है, ये सब खर्चा हो गया। ठीक है, आय का पर्याप्तता यानी वर्तमान आय अपर्याप्त केंद्रीय सरकार पर निर्भर था। ठीक है, तो अभी जो स्टेट गवर्नमेंट के पास जितना आय आता है वो उतना सफिशिएंट नहीं होता है और केंद्र सरकार पे वो निर्भर रहता है। ठीक है, सुझाव क्या हुआ कि अनावश्यक व्यय में कटौती, कर चोरी को रोकना, केंद्र से अधिक वित्तीय सुविधाएं लेना। ठीक है, 5 वर्षीय योजना हमने पढ़ा जिसमें देश के विकास के लिए 5 साल का योजना बनी, अब बंद हो गई है। इसकी जगह नीति आयोग काम करता है। ठीक है, पहले आपका 5 वर्षीय योजना होती थी, अब क्या नीति आयोग आपका हो गया है। ठीक है, 5 वर्षीय जो प्रथम योजना जो थी वो 8 दिसंबर 1951 से स्टार्ट हुआ। मुख्य लक्ष्य क्या था? तीव्र और ज्यादा समावेशी समृद्धि करना। ठीक है, 11वीं और 12वीं जो थी बहुत इंपॉर्टेंट थी क्योंकि 11वीं पंचवर्षीय योजना जो थी 2007 से 2012 इसका जो उद्देश्य था तीव्र आर्थिक समृद्धि यानी रोजगार, गरीबी कम करना। ठीक है, मूलभूत सेवाओं की उपलब्धता, लैंगिक असमानता को दूर करना है, लड़का लड़की वाला दूर करना। शिक्षा के दृष्टिकोण से क्या क्या हुआ कि स्कूल छोड़ने के दर पर कम करना, साक्षरता दर बढ़ाना 85% और उच्च शिक्षा में नामांकन बढ़ाना 15% 10 से। ठीक है, 12वीं पंचवर्षीय योजना जो 2012 से लेकर के 2017 तक चली उसमें क्या था? मुख्य विचार था तीव्र, धारणीय एवं अधिक समावेशी विकास। ठीक है, इसके साथ साथ प्रमुख उद्देश्य जो था कृषि वृद्धि 4% लक्ष्य तय किया गया था। शिक्षा का सार्वभौमिकरण, गुणवत्ता, सामाजिक, लैंगिक और क्षेत्रीय अंतर कम करना, ऊर्जा परिवहन बाधाएं दूर करना। शिक्षा के दृष्टिकोण से प्रारंभिक शिक्षा अनुच्छेद 21A RTE अधिनियम 2000 राइट टू एजुकेशन जो है अधिनियम 2009 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ, द्वारा मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा मिलना। ठीक है, फिर आता मिड डे मील कार्यक्रम जो प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने वाले बच्चों के पोषण हेतु 15 अगस्त 1995 को शुरू किया गया था। समझे बच्चों? तो ये था बच्चों आज की क्लास। दोस्तों कैसी लगी आज की क्लास? मजा आया? तो दोस्तों ये थी हमारी उत्तर प्रदेश सरकार की आय और व्यय की पूरी बजट रिपोर्ट। उम्मीद है आपको ये स्टेट बजट क्लास मजेदार लगी होगी।
आपने सीखा होगा कि कैसे हमारा राज्य आर्थिक रूप से काम करता है। ये सब जानकर आपको अपने राज्य के प्रति और भी ज्यादा समझ और गर्व महसूस होगा। बच्चों याद रखिए, ये जानकारी सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं बल्कि एक जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए भी जरूरी होती है। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, ये जानकारी अच्छी लगी है, तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ग्रुप्स में, और हर व्यक्ति के साथ शेयर करो जो आपका जिन्हें आप जानते हो, जो तैयारी वगैरह करते हैं और राज्य के कामकाज को समझना चाहते हैं। और हाँ, डीएलएड पाठशाला यानी डीपी पाठशाला को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, कि हम आपकी सफलता के ही हमारा लक्ष्य है, आपकी सफलता का। तो मिलते हैं अगली क्लासेस में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपने राज्य के विकास में अपना योगदान देते रहिए। जय हिंद। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय एवरीवन।